लवली लवली लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। और कल मैं चैप्टर्स नहीं ला पाई थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। और जितना आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए, मैं ठीक हो चुकी हूँ और लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए नया चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका के लिए ध्रुव ने बहुत ही अमेजिंग सी सरप्राइज पार्टी अरेंज की थी, जिसे इशिका तब तक एंजॉय कर रही थी जब तक उसके पैर पर उस अंकल के व्हील चेयर से टक्कर नहीं लगी थी। जैसे ही उसे महसूस होता है कि उसके पीछे किसी शख्स से उसे टक्कर लग गई है, वो देखती है कि वो 55 या 60 साल का लगभग इंसान था। इशिका जो उनकी मदद कराने के लिए मेंशन के बैकयार्ड साइड में चली जाती है, जहाँ पर ध्रुव ने उसे जाने से मना भी किया था, कि तभी वो देखती है कि बाहर गेट के कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और इशिका जो उन अंकल से कहती है, अच्छा तो आपको यहाँ जाना था, मैं भी बेफजूल में डर रही थी, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। और ये बोलकर वो गेट से बाहर निकल जाती है। वो दोबारा अंदर जाने को होती ही कि तभी एक हाथ जो इशिका के कलाई को पकड़ता है और उसे जोर से गाड़ी के अंदर खींच लेता है। इशिका जो चिल्लाने वाली होती ही कि तभी उसके मुंह पर एक जोरदार हाथ आता है और वो उसके मुंह को दबाते हुए उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, अरे पागल मैं हूँ। इशिका को ये आवाज जानी पहचानी लगी थी। वहीं पार्टी में ध्रुव इशिका को ढूंढते हुए वो फिर से पार्टी एरिया में आ जाते हैं, जो अभी कुछ देर पहले अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे अपने आए हुए गेस्ट से। वो जैसे ही इशिका को नहीं पाते तो वो ईशान के पास जाते हुए कहते हैं, ईशान, इशिका कहाँ है? ईशान जो कहता है, भाई वो तो यही थी, तने के साथ थी वो। जैसे ही ध्रुव ये सुनते हैं, वो ईशान से कहते हैं, मैंने कहा था ना उसके साथ रहना। ईशान जिस वक्त लड़कियों में बिजी था, और भला वो क्यों ही रहता इशिका के साथ। यहाँ पर इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आई थी, भला ईशान इस चांस को कैसे मिस कर सकता था। ईशान जो कहता है, भाई सच में वो वहीं पर बैठी हुई थी तने के साथ और कुछ बात कर रही थी, आप एक बार तने से पूछ लो ना। ध्रुव जो एक बार ईशान को घूर कर देखते हैं और फिर तने के पास आ जाते हैं, मगर तने उन्हें कहीं नजर ही नहीं आता, जैसे वो गायब सा ही हो गया हो। वहीं ध्रुव जो इशिका को कॉल करते हैं, मगर वो फोन भी नहीं उठा रही थी। ध्रुव जो एक बार चेक करने के लिए अपने रूम की तरफ भी चले जाते हैं, वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए सेकेंड फ्लोर पर भी इशिका को ढूंढते हैं। साथ ही वो अपने रूम में जाकर के वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम और साथ ही पूरे रूम का कोना कोना छान मारते हैं, मगर इशिका उन्हें कहीं नहीं मिलती। ध्रुव को अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। साथ ही वो इशिका को जब दोबारा कॉल करते हैं तो वो देखते हैं कि उसका फोन तो इस वक्त बेड पर पड़ा हुआ है। ध्रुव को अच्छे से पता था कि इशिका ज्यादा देर ध्रुव से दूर नहीं रह सकती। वो थोड़ी देर में इधर उधर करके ध्रुव के पास आ ही जाती, मगर अब तक अगर वो ध्रुव के पास नहीं आई है तो मामला कुछ ठीक नहीं है। ध्रुव जो बिना देरी किए तुरंत ही क्रिश को कॉल लगाते हैं। वहीं क्रिश जो तुरंत ही फोन को उठा लेता है और दूसरी तरफ से कहता है, यस सर। इस तरफ से ध्रुव, जिनकी आवाज में हल्की सी घबराहट नजर आ रही थी, वो क्रिश से थोड़ा जल्दी में कहते हैं, क्रिश तुरंत ही सीसीटीवी कैमरा चेक करो, मुझे हर एक कोने कोने का कैमरे का फुटेज चाहिए राइट नाउ। क्रिश जो सुनता है तो वो थोड़ा घबराते हुए पूछता है, सर एवरीथिंग इज फाइन ना सर। ध्रुव जो कहते हैं, जितना कहा है उतना करो, और फिर इशिका को ढूंढने लगते हैं। ध्रुव जो इशिका को ढूंढते हुए एक दो बार और रूम में इशिका को आवाज लगाते हैं। वहीं वो जिम क्लास की तरफ जाते हैं और साथ ही सेकंड फ्लोर के हर एक कोने कोने को छान मारते हैं। ध्रुव को पता था कि इशिका थर्ड फ्लोर पर कभी नहीं जाती, मगर ध्रुव जो अपने बॉडीगार्ड से कह करके थर्ड फ्लोर को भी अच्छे से चेक करवाते हैं, मगर वहां पर भी इशिका कहीं नहीं थी। ध्रुव की टेंशन अब पूरी तरह से बढ़ चुकी थी और वो तुरंत ही कंट्रोल रूम की तरफ चले जाते हैं, जहां पर उनका कैमरा मेंशन के कोने कोने को मॉनिटर कर रहा था। ध्रुव जो तुरंत ही कंट्रोल रूम में आते हैं और वो काफी जल्दी में थे। साथ ही उनके माथे पर पसीने भी थे, जैसे उनका गुस्सा उनके हाथों और साथ ही उनके माथे पर साफ नजर आ रहा हो। साथ ही ध्रुव की आंखें इस वक्त लाल हो चुकी थी, क्योंकि इशिका को वो किसी भी हालत में खो नहीं सकते थे। इशिका में उनकी जान बसती थी और इशिका थोड़ी भी देर के लिए इधर से उधर हो जाती थी तो उनकी जान उनकी हलक में आकर अटक जाती थी। ध्रुव जो तुरंत ही अपनी गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, मुझे पास 10 मिनट के हर एक कैमरे का फुटेज चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं इशिका से अलग हुआ तो आखिर वो कई तो कई कहाँ। उनके गार्ड्स बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा उन्होंने कहा था। वो हॉल के एरिया को जूम करते हुए ध्रुव को दिखाते हुए कहते हैं, सर मैम यहाँ पर है। ध्रुव जो कहते हैं,
प्ले करो इसे। उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं और फिर जूम करके उसको अच्छे से नोटिस करने लगते हैं। वहीं इशिका जो काफ़ी टाइम से तने से ही बात कर रही थी और तने के साथ ही बैठी हुई थी। ध्रुव को ये कुछ ठीक नहीं लगता कि आखिर तने भी तो गायब है और वो कहाँ चला गया अचानक से। 5 मिनट तक इशिका और तने एक साथ ही बैठे हुए थे कि तभी तने जो अपना फ़ोन उठाता है और उसमें कुछ देखकर थोड़ा घबरा सा जाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। ध्रुव जो इस चीज़ को नोटिस करते हुए कहते हैं कुछ तो ऐसा देखा है तने ने अपने फ़ोन में जिससे वो थोड़ा घबरा गया है। मगर इस वक्त ध्रुव का पूरा फोकस सिर्फ इशिका पर था। ध्रुव जो कहते हैं थोड़ा फास्ट स्पीड में प्ले करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। इशिका भी उठती है और कहीं जाने वाली होती है कि तब तक पीछे से उसे किसी से टक्कर लगती है। ध्रुव जैसे ही उस पर अपनी नज़र गड़ाते हैं कि पीछे से इशिका को टक्कर किसने मारी, तो उनके जबड़े तक कस जाते हैं और वो एक बार अपने बगल में खड़े क्रिश को घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं व्हाट इज दिस क्रिश, कौन है ये शख्स। क्रिश की रूह तक कांप गई थी जिस टोन में इस वक्त ध्रुव ने बात किया था। वैसे खुद ही उस रूम का माहौल इतना ठंडा था, ऊपर से ध्रुव की आवाज़ ने क्रिश को कपकपाने पर मजबूर कर दिया था। क्रिश जो एकदम से उनके सामने अपना सिर झुकाते हुए कहता है सर वो ध्रुव जो कहते हैं कौन है वो, व्हील चेयर पर आखिर कौन आ गया मेरी पार्टी में। क्रिश जो बहुत ही धीरे और कांपते हुए आवाज़ में कहता है सर वो आपके उसने इतना बोला ही था कि ध्रुव अपने हाथों का पंच बनाते हुए ठीक क्रिश के बगल पर दीवार पर जोर से मारते हैं कि क्रिश एकदम से उस आवाज़ से डिसबैलेंस हो जाता है। ध्रुव जो उसकी तरफ आते हुए उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं पहली बात तो ये कि मेरे डैड मर चुके हैं और वो भी उसी दिन जिस दिन उन्होंने पहली बार मेरी माँ पर मेरे सामने हाथ उठाया था। सो ये मेरा डैड नहीं है। और दूसरी बात, मेरी पार्टी में इस शख्स को आने की परमिशन किसने दी। क्रिश के पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थीं और वो थोड़ा डरते हुए कहता है सर वो आए थे तो हम उन्हें कैसे रोक सकते थे, वो आपके। उसने इतना बोला ही था कि तब तक ध्रुव जो अपने बगल में रखे एक चेयर को उठाकर एकदम से जमीन पर पटकते हुए कहते हैं हाउ कैन यू डू दैट, अगर मेरी शिका को कुछ भी हुआ ना क्रिश, आई स्वेयर आई विल शूट यू। क्रिश की मुंह से एक शब्द नहीं निकले थे और वो ध्रुव की वार्निंग को अच्छे से समझ रहा था कि ये अब ध्रुव नहीं रह गए हैं। अब इनके अंदर का राजवीर कश्यप बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी तरफ इशिका जो इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल थी और साथ ही वो अपनी फ्रेंड के साथ काफ़ी अच्छे से बातें भी कर रही थी। उसके बगल में कोई और नहीं बल्कि सानवी ही बैठी हुई थी। साथ ही वो अंकल जो इस वक्त व्हील चेयर पर थे, उन्हें बहुत मुश्किल से गार्ड्स ने उठाकर ड्राइविंग सीट के ठीक बगल यानी पैसेंजर सीट पर बैठाया था। सानवी जो उसे लेकर किसी ऐसी जगह पर आई थी जहां इशिका को जरा भी नॉलेज नहीं था कि ये कौन सी जगह है। मेंशन में ध्रुव जो बिना किसी देरी के ध्रुव सीसीटीवी को आगे फॉरवर्ड करने की कहते हैं। वो लोग जैसे जैसे करके इशिका के फुटेज को फॉलो कर रहे थे, वो देखते हैं कि इस वक्त इशिका बैकयार्ड साइड में आ चुकी है। ध्रुव जो मुट्ठी कसते हुए कहते हैं मैंने मना किया था इसे कि इस जगह पर मत जाना क्योंकि मेंशन के फ्रंट से किसी के भी आने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन ध्रुव को अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था और सच कहें तो उनको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनकी वजह से ही आज इशिका इस हालत में फंसी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि उन्हें एक पल के लिए भी इशिका को छोड़ना नहीं चाहिए था। वहीं ध्रुव जैसे ही इशिका को बाहर आते हुए देखते हैं, वो देखते हैं कि कोई तो है जो इशिका का हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसे अंदर लाया है, मगर उसने जानबूझकर के अपना चेहरा दिखाया नहीं था। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, साथ ही अपने सर पर उसने कैप लगाया था जिससे ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो कोई लड़का है या लड़की। मगर ध्रुव को इसके लिए समझने की कोई जरूरत नहीं थी कि वो कौन हो सकता है। ध्रुव जो क्रिश से कहते हैं जल्दी गाड़ी निकलवाओ। क्रिश जो बिना देरी के ध्रुव के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए नीचे की तरफ चला जाता है और तुरंत ही गाड़ी निकलवाता है। ध्रुव जो अपने गार्ड से कहते हैं पूरे रूट के सीसीटीवी कैमरा को अपने कंट्रोल में लो और मुझे जानना है कि आखिर इशिका जिस गाड़ी में गई है वो गाड़ी जा कहाँ रही है। गेट दैट।
गार्ड जो अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। साथ ही उनके टैबलेट को उनके मॉनिटर से लिंक कर दिया जाता है ताकि कैमरे में जो भी कुछ दिख रहा है वो डायरेक्टली ध्रुव को भी दिख सके। वहीं ध्रुव भी अपने तेज कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ आ जाते हैं। क्रिश जो कहता है, सर आपकी वो पर्सनल गाड़ी जो आपके नाम पर थी वो गाड़ी सर मिसिंग है। ध्रुव जो कहते हैं, सीरियसली क्रिश, इस वक्त तुम्हें ये नजर आ रहा है कि मेरी गाड़ी मिसिंग है? दिमाग ठिकाने पर तो है, दूसरी गाड़ी नहीं है हमारे पास। क्रिश जो कहता है, सर वो तो अरेंज करवा दिया, आप आइए। और ये बोलकर वो भाग कर जाता है और ध्रुव की तरफ के दरवाजे को खोल देता है। ध्रुव जो कहते हैं, जल्दी चलो। ध्रुव की नजर लगातार टैबलेट पर गड़ी हुई थी और वो लगातार उस गाड़ी को घूर घूर कर देखे जा रहे थे जिसमें इस वक्त इशिका बैठी हुई थी। ध्रुव की गाड़ियों के पीछे पूरी गाड़ियों का काफिला चल रहा था, जैसे आज राजवीर कश्यप दोबारा से अपने ऑरा में वापस आ चुके हों। लगभग आधे घंटे तक तो वो उस गाड़ी के ही रूट की तरफ अपनी गाड़ी को बढ़ाए जा रहे थे कि तभी एक जगह ऐसा आता है जहां पर कैमरा जो कि नहीं था और वो थोड़ा विलेज एरिया था। The heck is that car gone? और ये बोलते हुए ध्रुव की नजर टैबलेट पर इधर उधर चलने लगती है। ध्रुव जो तुरंत ही अपनी गार्ड को कॉल करते हुए कहते हैं, क्या हुआ? दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मगर जिस एरिया में वो गाड़ी आगे गई है उस तरफ फिलहाल तो कोई कैमरा है नहीं, इसलिए सर हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे और हम आपको। ध्रुव जो कहते हैं, बकवास बंद करो। और ये बोलकर वो लगभग अपने फोन को पटकते हुए डैशबोर्ड पर रख देते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि इस वक्त उनके सामने 3 रास्ते थे, एक जो सामने की तरफ जा रहा था और साथ ही दूसरा जो लेफ्ट और तीसरा राइट की साइड। ध्रुव जो अब उन 3 रास्तों में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो क्रिश से कहते हैं, तुम एक ट्रैकर को हैक कर सकते हो? जैसे ही कृषि सुनता है वो कहता है, हाँ सर नो डाउट कर सकता हूँ। ध्रुव जो कहते हैं, मैंने एक ट्रैकर लगाया था उस बुढ़े के व्हील चेयर पर। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो ट्रैकर इतना काम आएगा, लेकिन मुझे उसकी आईडी ठीक से याद नहीं है। वेट, मुझे अपने फ़ोन में चेक करने दो। ध्रुव जो तुरंत ही उस आईडी को निकालते हैं जो उस ट्रैकर की थी और वो तुरंत ही क्रिश से कहते हैं, इसे हैक करो तुरंत। मुझे मेरी इशिका किसी भी हालत में सेफ चाहिए, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। क्रिश जो कहता है, हाँ सर मैं तुरंत ही निकालता हूँ। और ये बोलकर वो तुरंत ही टैबलेट पर अपना हाथ इधर उधर फेरने लगता है और क्रिश जो बिना किसी देरी के तुरंत ही उस ट्रैकर को हैक करने में लग जाता है। दूसरी तरफ इशिका जो अपने इस बगल में खड़ी लड़की से कहती है, ये कौन सी जगह है और ये कितना खाली खाली सा अपार्टमेंट है और ये अंकल कौन है? वो 55 साल का आदमी जो इस वक्त फिर से व्हील चेयर पर आ गया था और इशिका को इस वक्त किसी अपार्टमेंट में लाया गया था, जो अपार्टमेंट दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत था मगर अभी ये चालू नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था अभी कि इस पे अभी भी काम चल रहा है। इशिका जो सानवी से कहती है, तो तू यहाँ रहती है और एकदम से गायब सी हो गई थी और इतना बैकवर्ड इलाके में रहने की क्या ज़रूरत है तुझे? तेरे पास तो बढ़िया घर था ना? उसके कानों में आवाज़ आती है, ज़रूरत थी मुझे इशिका, इस दिन की मुझे बहुत दिनों से चाह थी और तुझे कोई आइडिया नहीं है इस दिन को पाने के लिए मैंने कितने टाइम से बहुत तपस्या की है। इशिका जो सुनती है वो कहती है, अच्छा तपस्या की है, और तो मुझे इस तरह से क्यों लेकर आई जैसे तूने मुझे अपने अपार्टमेंट दिखाने के लिए नहीं बल्कि किडनैप करके लाई हो। इशिका का हाथ वो लड़के पकड़ते हुए कहती है, चलो मैं तुम्हें अपने घर का अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ। और ये बोलकर वो उस अपार्टमेंट के अंदर इशिका को ले जाने लगती है। साथ ही वो अंकल भी व्हील चेयर से आ रहे थे। इशिका जो कहती है, वैसे मानना पड़ेगा काफी लग्जरी लग रहा है। और इशिका फिर से उस लड़की को देखते हुए कहती है, तो इस वक्त ना मेरी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा गुंडी लग रही है। और ये बोलकर वो तुरंत ही उसके सर से कैप हटाते हैं और साथ ही उसका मास्क भी। सानवी का चेहरा जो पूरी तरह से बदल चुका था। सानवी के चेहरे पर ना पहले जैसा कोई भाव था और ना ही उसकी आंखों में पहले जैसी चमक। ऐसा लग रहा था उसने कितने टाइम से ना तो ठीक से खाया हो और ना ही पिया हो। जैसे लग रहा था वो किसी मिशन पर इस हद तक पागल हो चुकी थी कि उसके बॉडी पर उसका जरा भी ख्याल नहीं था। इशिका जो उसके बालों को छूते हुए देखती और कहती है, ये क्या हालत बना रखा है तूने?
वैसे पहले तो इतनी मॉडर्न थी, हर वक्त तुझे मेकअप का ध्यान रहता था, अपने बाल को सेट करना होता था, और अब ये सब। वही सानवी जो इशिका को एक चेयर पर ले आकर बैठाती और कहती है, यहाँ बैठो, मुझे तुम्हें बहुत तसल्ली से सारी बातें बतानी है। इशिका जो कहती है, यार इस हालत में मुझे क्यों लेकर आई है तो, मेरे हस्बैंड जी ध्रुव सर परेशान हो जाएंगे। सानवी के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है, जैसे इशिका की बातों से उसे कितनी तकलीफ सी महसूस हुई हो। सानवी जो अपने चेहरे को इशिका के चेहरे की तरफ थोड़ा झुकाते हुए कहती है, उन्हें किसी भी चीज़ों से तकलीफ नहीं होती। तुझे शायद पता नहीं है, मगर वो एक पत्थर दिल इंसान है, जिसके दिल में ना तो कोई इमोशन है और ना कोई फीलिंग। इशिका जैसे ये सुनती है, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वह कहती है, पागल हो गई है क्या तू? और वो जैसे ही चेयर से उठने वाली होती है कि सानवी जो तुरंत ही उसे हल्का धक्का देती है और फिर से उसी चेयर पर बैठाते हुए कहती है, सानवी जो इशिका से कहती है, तू जानना चाहती है कि तेरे सामने ये व्हील चेयर पर बैठा शख्स कौन है? इशिका जो अपना सिर हाँ में हिलाती है और फिर उस आदमी को देखने लगती है। सानवी जो कहती है, ये उस इंसान का बाप है जिससे तू प्यार करने का दावा करती है। इशिका जैसे ये सुनती है, एकदम से चेयर से खड़ी होते हुए कहती है, क्या पागल हो गई क्या तू क्या बोल रही है? ध्रुव सर के डैड? देख बहन, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है, जो कि तू कुछ भी बोलेगी और मैं मान जाऊंगी। सानवी जो कहती है, विश्वास नहीं हो रहा है ना? और इस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे आने वाले टाइम के बारे में पहले से ही सब कुछ अंदाजा लग चुका हो। दूसरी तरफ गाड़ी में क्रिश ने उस ट्रैकर को तुरंत ही हैक कर लिया था और उसे ये करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। अब ध्रुव की गाड़ी उसी रास्ते पर निकल पड़ी थी जहां पर वो व्हील चेयर यानी कि वो ट्रैकर था, और साथ ही जहां पर इस वक्त इशिका थी। वो लोग जा ही रहे थे कि तभी ध्रुव के फोन पर किसी का कॉल आता है। ध्रुव जो इस वक्त किसी के भी कॉल को रिसीव करने के मूड में नहीं थे, जिसकी वजह से वो पहले तो फोन को कट कर देते हैं, मगर जब फोन दोबारा आने लगता है तो वो क्रिश को फोन देते हुए कहते हैं, रिसीव करो वैसे, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। क्रिश जो तुरंत ही फोन को लेता है और रिसीव करते हुए अपने कान पर वो फोन लगा देता है। क्रिश जो देखता है कि फोन आस्था जी का है तो वो तुरंत ही पिक करते हुए कुछ बोलता है कि तभी वो देखता है कि दूसरी तरफ से रोने की आवाज आ रही है। वो कुछ समझ ही नहीं पाता और वो तुरंत ही फोन को स्पीकर पे कर देता है और कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से आस्था जी जो लगभग रोते हुए आवाज में कहती हैं, ध्रुव जी। उन्हें लगा था कि फोन पर ध्रुव ही होंगे। ध्रुव जो अचानक से आस्था जी की आवाज सुनते हैं और वो भी रोते हुए, तो वो अपने फोन की तरफ देखने लगते हैं। क्रिश जो कहता है, हाँ बोलिए, सब ठीक तो है? दूसरी तरफ से आस्था जी की आवाज आती है, कुछ ठीक नहीं है, हमारा एक्सीडेंट। उन्होंने इतना बोला ही था कि वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। ध्रुव जो अपनी भाव में सिकोड़ते हुए उस फोन को झटके से अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, आप लोग ठीक तो हैं? आस्था जी जो कहती हैं, मैं तो बस ठीक ही हूँ, हाथ पैर में चोट आई है, पर विक्रम जी। जैसे ही ध्रुव ने इतना सुना था वो तुरंत ही क्रिश को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। जैसे उनकी गाड़ी रुकती है, पीछे की सारी गाड़ियां जो उन्हें फॉलो कर रही थी वो भी रुक जाती हैं। ध्रुव जो कहते हैं, कहाँ हैं आप लोग इस वक्त? आस्था जी जो बहुत हिम्मत करके इधर उधर की तरफ देखती हैं और साथ ही वो ध्रुव को एड्रेस बताती हैं। ध्रुव जो तुरंत ही क्रिश की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम इस एड्रेस पर तुरंत निकलो। क्रिश जो कहता है, सर मैं कैसे सर, पर वहां जाना ज्यादा जरूरी। ध्रुव जो कहते हैं, वहां जो होगा मैं उसे अकेले हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें यहाँ पर जाना ज्यादा जरूरी है। मेक श्योर कि विक्रम जी और आस्था जी को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना अगर मैं इशिका को बचा भी लिया और इन लोगों को नहीं बचा पाया तो इशिका को बहुत तकलीफ होगी और मैं इशिका को तकलीफ में नहीं देख सकता। क्रिश जो लगभग रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, सर हम बॉडीगार्ड्स को। कि तभी ध्रुव उसे रोकते हुए कहते हैं, जितना कहा उतना करो और तुरंत ही गाड़ी से उतरो, मुझे जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। अब ध्रुव के ऑर्डर के आगे क्रिश के कहाँ ही कुछ कहने की हिम्मत थी, जिसकी वजह से उसे मजबूरन गाड़ी से उतरना ही पड़ता है। ध्रुव जो क्रिश से कहते हैं, बॉडीगार्ड्स को भी लेकर जाओ, मुझे अपनी इशिका को बचाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। क्रिश जो कहता है, नहीं सर,
मैं एक गाड़ी लेकर चला जाता हूँ, लेकिन बाकी लोग आपके साथ जाएंगे। ध्रुव कहते हैं और ये बोलकर वो अपनी गाड़ी को तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। साथ ही पीछे भी कुछ गाड़ियाँ उनकी तरफ आ जाती हैं और 2 गाड़ियाँ जो क्रिश के साथ जाने लगती हैं। आखिर कौन कर रहा था ये सब कुछ? कैसे हुआ था आस्था जी और विक्रम जी का एक्सीडेंट? आइए जानते हैं क्या होने वाला है इशिका और ध्रुव की आगे की कहानी में। क्या सब कुछ सांदी आज इशिका को बता देगी और इसके बाद इशिका का क्या रिएक्शन होगा? आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।